नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। पश्चिम बंगाल में चुनाव की बाद हुई हिंसा और महिलाओं के साथ हुए रेप को लेकर केस सीबीआई देख रही है और सीबीआई ने अब तक आपको बताएं 30 एफआईआर दर्ज की हैं अलग अलग एरिया की, जिसमें अभी तक आपको बताएं इकट्ठी अभी जो है 11 लोगों को पकड़ा गया है, जिसमें आपको बताएं 17 हत्या के केस थे और 6 महिलाओं के साथ रेप के केस दर्ज हुए थे। इस मामले में सीबीआई के जो अधिकारी इस केस को देख रहे हैं, जो एप्लीकेशनें उनको मिली हुई हैं, उसमें केंद्र सरकार की तरफ से आपको बताएं सख्ती दिखाई गई है। और ये जो जांच अधिकारी हैं सीबीआई के, जो पश्चिम बंगाल में इन रेप एंड मर्डर के केस को देख रहे हैं, इनकी छुट्टियां भी रद्द कर दी हैं। इनको कहा गया है कि आप तत्काल इसमें दिन रात काम करें, जो भी अपराधी हैं उनको छोड़ेगा नहीं और उनके पकड़ने के लिए आपको जितनी भी कार्रवाई करनी पड़े करें। ये जिस तरह से माहौल चल रहा है, दुर्गा पूजा हम देखते हैं कि वहां पर इन दिनों में काफी भीड़ भाड़ और वो सब रहता है, लेकिन इन अधिकारियों की छुट्टी रद्द करके केंद्र सरकार ने बता दिया है कि केंद्र सरकार अब किसी भी मामले में छूट देने के कतई मूड में नहीं है और देरी भी करने के कतई मूड में नहीं है। पश्चिम बंगाल में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को चुन चुनकर मारा गया, उसके बाद से पूरे देश के कार्यकर्ताओं की तरफ से भी यह मांग उठ रही थी कि जिस तरह के अत्याचार पश्चिम बंगाल में हुए, उसके बाद तो सरकार गिरा देनी चाहिए और राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। लेकिन मोदी सरकार है या मोदी जी हैं, उनका अपना कार्यशैली है, तरीका है, और इसमें उन्होंने सरकार नहीं गिराई और उसके बजाय सीबीआई को केस ट्रांसफर किया और सीबीआई को केस ट्रांसफर किया गया कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से। यानी कानून की प्रक्रिया का पूरा पालन किया जा रहा है। उसके बावजूद भी ममता बनर्जी ने अनेक बार सवाल उठाए कोर्ट पर, अनेक बार सवाल उठाए जज पर, अनेक बार सवाल उन्होंने उठाए सीबीआई पर। सीबीआई को काम करने से भी रोकने की कोशिश की गई। ममता बनर्जी ने, उनके जो मंत्री हैं, उनकी जब जांच में ये सीबीआई गई थी तो आपने देखा कि वो किस तरह से सीबीआई के दफ्तर में आकर धमक गई। फरहाद हाकिम, जो कि एक पेशे से वकील भी हैं, उनके साथ जाकर धरना प्रदर्शन कर दिया। यानी प्रेशर बनाने की कोशिश की गई कि आपको हम पश्चिम बंगाल में अपराधियों को पकड़ने नहीं देंगे। लेकिन आज वही ममता बनर्जी जब मुख्यमंत्री बनकर बैठी है, आज सीबीआई एक के बाद एक रेड कर रही है, पकड़ कर रही है और अभी तक 11 अपराधी जो पकड़े हैं, ये वो अपराधी हैं जिन्होंने हत्या और रेप को अंजाम दिया। अब इसमें और तेजी आएगी और बाकी जो मामले भी चल रहे हैं उसमें, चाहे वो पश्चिम बंगाल में चलता हुआ नारदा घोटाला, शारदा घोटाला, कोल घोटाला, ये जो घोटाले हैं, इन घोटालों की जांच में भी अब तेजी लाई जाएगी। ये केंद्र सरकार की तरफ से इशारा है। ऐसे में आपको बताएं, ममता बनर्जी तो अपने आप को प्रधानमंत्री चेहरा घोषित करने में लगी थी। पिछले दिनों उन्होंने जैसे ही मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, उसके बाद उनका बयान आया और उन्होंने कहा कि कांग्रेस में तो कोई ऐसा दम ही नहीं है, कांग्रेस तो अब गई, कांग्रेस तो डूब रही है, ये ताकत मेरे अंदर है, हमारे अंदर है टीएमसी के, कि हमने बीजेपी को हराया और इसीलिए प्रधानमंत्री पद के लिए मोदी को हराने की ताकत यदि कोई रखता है तो प्रधानमंत्री पद के लिए मैं सबसे प्रबल दावेदार हूं। इनडायरेक्टली इस तरह का भाषण ममता बनर्जी ने दिया था। अपने आप को सुपर पावर दिखाने की कोशिश की उन्होंने विपक्षी दलों के बीच में। लेकिन संजय राउत का अलग ही बयान आया है। संजय राउत वो कहते हैं कि इस देश में यदि प्रधानमंत्री बनने की कोई योग्यता रखता है, क्षमता रखता है, तो वो राहुल गांधी है। अब ये हंसी की बात है, पूरे में जो संजय राउत है उनके इस बयान को लेकर पूरा ट्रोल किया जा रहा है। देश के लोग हंस रहे हैं कि उनको देश में और कोई नेता ऐसा मिला नहीं जो मोदी जी का मुकाबला कर सके। वो कैसे ऐसे व्यक्ति को, जिसको कोई सीरियस लेता ही नहीं है इस देश में, उसको कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बनने की काबिलियत अगर कोई रखता है, विपक्ष का कोई चेहरा हो सकता है, तो वो राहुल गांधी हो सकता है। इस तरह का बयान अगर कोई दे रहा है, इस तरह की बातें यदि कोई सोच रहा है कि वो प्रधानमंत्री का चेहरा हो सकते हैं, वो मोदी को हरा सकते हैं, ऐसी सोच रखने वाले के बारे में क्या कहा जाए। अभी आप देखिए कि किस तरह की बातें वो कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनकी सरकार की खुद की फजीयत क्या है। आज वो समझ में आ रहा है कि अभी वहां पर महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई के अंदर बीएमसी के चुनाव होने हैं।
तो उसके पहले 3 दलों की सरकार जो चल रही है उसमें आपस में फटाव महसूस हो रहा है। एनसीपी के नेता वो अलग राह पलाग रहे हैं। अब पता लगता है कांग्रेस में जो कांग्रेसी लीडर हैं वो कुछ अलग बोल रहे हैं कि हम तो अलग चुनाव लड़ेंगे, हम तो सामूहिक रूप से चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो बीएमसी का चुनाव आते आते ये तीनों दल ही आपस में एक रहेंगे कि नहीं, इन पर भी सवाल है। दूसरी तरफ हम देखें कि जहां उत्तर प्रदेश में योगी जी का शासन है, जिसकी तारीफ पूरी दुनिया में हो रही है, जहां इतने काम हुए जो 70 साल में नहीं हुए, योगी जी के द्वारा जो विकास किया गया है यूपी का, जिस तरह से 1.5 लाख से ऊपर लोगों को रोजगार दिया गया है, जिस तरह से लगभग 3 करोड़ महिलाओं को और गांव के श्रमिकों को इनडायरेक्टली रोजगार दिया गया है, यानी खुद के रोजगार खड़ा करने के लिए उनको मदद की गई है, जिस तरह से प्रधानमंत्री आवास योजना में उनको मकान दिए गए, जिस तरह से मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत गरीब लोगों को मकान बनाने में मदद दी गई, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि योगी सरकार ने जितना काम किया वो पिछले 70 साल में नहीं हुआ। लेकिन योगी सरकार को घेरने के लिए 1,500-2 हजार किलोमीटर दूर उद्धव ठाकरे सरकार ये घोषणा करती है कि हम लखीमपुर खीरी के जो घटना हुई है वो दुर्घटना, मैं उसको कहूंगा, उस दुर्घटना और उसके बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। लेकिन किसानों के पक्ष में अपने आप को दिखाने के चक्कर में यह उद्धव ठाकरे सरकार घोषणा करती है कि हम महाराष्ट्र को बंद रखेंगे, महाराष्ट्र को बंद रखेंगे क्योंकि किसानों पे अत्याचार हुआ है यूपी में। तो क्या महाराष्ट्र में सब किसान खुशहाल हैं? मैं ये पूछना चाहता हूं कि यदि महाराष्ट्र के सब किसान खुशहाल हैं, वहां जो उद्धव ठाकरे की सरकार है उन्होंने ऐसी नीतियां लागू की हैं कि महाराष्ट्र के किसान सब मौज में हैं, उनको टाइम पे फसल का पैसा मिल रहा है, उनको बिजली भरपूर मिल रही है, उनको खाद भरपूर मिल रहा है और उनमें कोई परेशानी नहीं है। गांव के विकास खूब उद्धव ठाकरे सरकार ने यदि कर दिए हों, योगी जी से अगर तुलना करें तो बताएं जरा कि कितने गरीबों को उन्होंने मकान दिए, कितने ग्रामीणों को उन्होंने शौचालय बनाकर दिए, कितने किसानों को उन्होंने जो है सम्मान निधि में मदद की और कितने गरीब किसानों को अप्रवासी मजदूरों की मदद उन्होंने की। अगर ये बताएं तो फिर वो कह सकते हैं कि मैं किसानों का हितैषी हूं। लेकिन बस शायद कांग्रेस से ही सारा हुआ होगा, क्योंकि कांग्रेस के समर्थन से सरकार चल रही है। तो प्रियंका गांधी ने तय किया हुआ है कि योगी जी को घेरना है। काम कितने ही किए हों, झूठ बोलना है और झूठ फैलाना है। प्रियंका गांधी झूठ फैला रही है। बनारस की रैली को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी कह रही है कि गांव के लोगों को बिजली नहीं मिल रही, बिल मिल रहे हैं। गांव में मैं रहता हूं, मेरा गांव है उत्तर प्रदेश में, मुझसे पूछिए कि जब तक योगी जी सत्ता में नहीं थे उसके पहले तो बिजली कहां थी। गांव के अंदर यूपी में बिजली आ जाए, कभी रात में आ रही है तो कभी दिन में आ रही है, कभी पूरे 24 घंटे में 6 घंटे 8 घंटे आ रही है। और अगर ट्रांसफार्मर फूक गया तो गांव वाले खुद अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली में चंदा करके पैसे इकट्ठे करके तब उसे लेके आते थे। आज गांव में 14-14, 15-15, 20-20 घंटे भी बिजली गांव में मिल रही है किसानों को। लेकिन प्रियंका गांधी झूठ फैलाने में लगी हैं। प्रियंका गांधी देश के बारे में झूठ फैला रही हैं, देश को अपमानित करने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि चीन चाहता होगा, चीन की चाहत पे कांग्रेस प्रतिक्रिया करते हैं। तो प्रियंका गांधी भी झूठ बोल रही है। अपनी बनारस की रैली में घोषणा कर रही है देश में कोयले की कमी है, कोयला खत्म होने वाला है। कोयला खत्म हो रहा है चीन में, लेकिन इनको सपना दिख रहा है कि भारत में कोयला। अरे भैया, भारत के अंदर इतना कोयला है कि भारत कोयले को एक्सपोर्ट करता है। भारत के जितने बिजली घर हैं बड़े आराम से चल रहे हैं। तो ये झूठ फैलाकर, भ्रम फैलाकर अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं देश में, जबकि इस देश की जो नीतियां हैं और केंद्र में जो सरकार है वो इस तरह की है। केंद्रीय मंत्री सामने आए और उन्होंने कहा कि इस तरह के लोग जो झूठ फैला रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो अब देखना होगा प्रियंका गांधी के इस झूठ पर क्या कार्रवाई होती है। बहरहाल इतना तय है कि विपक्ष ये जो जिस तरह की बातें फैला रहे हैं, इसमें पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी कह रही है कि प्रधानमंत्री का चेहरा मैं हूं। लेकिन अब जिस तरह से संजय राउत का बयान आया है
वो राहुल गांधी को उसके योग्य समझ रहे हैं। अब देखना है, अभी तो बहुत दूर है चुनाव, उसके पहले ही जिस तरह की बयानबाजी की लड़ाई इनमें आपस में हो रही है, ये हर बार ऐसा होता है कि ये मोदी के विरोध में ये इकट्ठे होते तो हैं लेकिन इकट्ठा हो नहीं पाते। निश्चित रूप से इनका चिंता जो है, महाराष्ट्र सरकार की चिंता शिवसेना की बीएमसी चुनाव है, लेकिन उस बीएमसी चुनाव में जिस तरह के बयानबाजी एक दूसरे के विरोध में ये कर रहे हैं, ये निश्चित रूप से बता रहा है कि ये बौखला गए हैं। और बौखलाहट इसलिए है कि बीएमसी में इनको भाजपा की सत्ता आती दिख रही है। वंदे मातरम।